हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, खत्म करते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और बिफोर टेकिंग अनदर ब्रेक। चलिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जो बात कर रहा है क्या, कॉस्पिशियस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज, मतलब कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, प्रेस्टीज गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलन गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। अब सर ये क्या है, सर आपको ध्यान होना चाहिए और नहीं है तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ाया था तो आपको कहा था कि इसके और नाम भी याद कर लो। मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया था। क्यों? क्योंकि ऐसे ही सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं कि भैया इसको और किस नाम से जाना जाता है। ऐसे हमने बहुत सारी चीजों में देखा है और आपको उस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे यहां मिलेंगे, और यहां नहीं मिले तो इस टाइप के सिनोनिम वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में जरूर मिलेंगे और वो आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं। सर क्यों पैदा करते हैं? क्यों? क्योंकि आपने ये नाम भी सुना जब आपने पढ़ाई की, ये नाम भी सुना जब पढ़ाई की, ये नाम भी सुना जब पढ़ाई की, लेकिन आप ये नहीं कनेक्ट कर पाए कि किसका कौन सा नाम था। ठीक है ना, आपने वही सारे सिनोनिम देखे लेकिन आप ये कनेक्ट नहीं कर पाए कि किसका कौन सा नाम था, और उसको या तो आप याद नहीं कर पाए, आपने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, तो आपको इसलिए ध्यान रखना होता है कि कभी भी जो सिनोनिम वाले क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। सर जी, कॉस्पिशियस गुड्स जो होते हैं उसको हम प्रेस्टिजियस गुड्स से भी नाम चाहते हैं, मतलब उसको हम प्रेस्टीज गुड्स भी कहते हैं। वेबलन गुड्स भी उसी का नाम था। जब हमने इसके इंटरप्रिटेशन को देखा था तो हमने इसके बारे में देखा था कि भाई साहब एक ही जगह पे एक ही पैराग्राफ के अंदर आपको ये तीनों नाम बताए गए थे और तीनों के तीनों आपके कॉस्पिशियस गुड्स का ही सिनोनिम था। ठीक है, तो इसलिए प्रेस्टीज गुड्स हो गए, लग्जरी गुड्स हो गए, स्नॉब गुड्स हो गया, वेबलन गुड्स हो गया, कॉस्पिशियस गुड्स हो गया, ये सारे का मतलब एक ही होता है, सारे कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं। तो इसलिए कॉस्पिशियस गुड्स को और किसके नाम से जाना जाता है? इन सभी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है और पीछे जाके एक बार रिवाइज भी कर लेना है कि जहां जहां सिनोनिम वाली चीजें थी, जहां जहां मैंने अंडरलाइन हाईलाइट करके आपको बताया था, वो सारे आपको याद होनी चाहिए। चाहे तो वो 108 इस एमसीक्यू के सीरीज में आए या ना आए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होनी चाहिए, उनमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। द क्वांटिटी परचेज रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम, दिस इज नोन एज, मतलब कि भाई साहब जो क्वांटिटी हम परचेज करते हैं वो कांस्टेंट रहता है, मतलब उसके अंदर कोई फर्क नहीं आता। इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम, कह रहा है इनकम में कुछ भी चेंज हुआ, इनकम बढ़ा या घटा, लेकिन आपने जितना खरीदना था, जो क्वांटिटी आप जितना परचेज करते थे उतना ही कर रहे हो, चाहे आपकी इनकम बढ़ गई चाहे आपकी इनकम घट गई, आपको कोई फर्क उसके अंदर नहीं पड़ा। ऐसा क्यों होता है? दिस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है इसके अंदर। बताइए सर इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले कह रहा है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव कब होगा? जब आपकी इनकम में चेंज होने से आपने क्वांटिटी परचेज करना लेट से कम कर दिया तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव तो नहीं है यहाँ पे। जैसे कि आप बोलते हो कि नेगेटिव किसमें होता है सर? नेगेटिव होता है आपका इंफीरियर गुड्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि उसकी जो आपकी क्वांटिटी परचेज होगी वो कम हो रही है, कम नहीं हो रही सर, यहाँ पे कांस्टेंट रह रही है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, इनकम इलास्टिसिटी जो है आपकी वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? जहां पे चेंज तो होता है लेकिन इनकम के प्रोपोर्शन में नहीं होता, उससे कम होता है। मतलब कि इनकम अगर 10% चेंज हुआ तो आपकी क्वांटिटी जो परचेज करने की चेंजेस थी वो लेट से 5% है, 7% है, 10 से कम है, तो उसको हम कहते हैं लेस देन 1, तो वो भी नहीं है। ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब आपकी इनकम चेंज हुआ और उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज हुआ आपकी क्वांटिटी परचेज के अंदर या क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 1। लेकिन जब इनकम में चेंज हुआ और क्वांटिटी परचेज में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ना ये लेस देन 1 है ना ग्रेटर देन 1 है, और नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं होता। ये क्या है? ये जीरो है। जीरो का मतलब कि आपकी इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी परचेज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज कॉल्ड जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब अनअफेक्टेड है आपका, इनकम में चेंज हो ना हो, जितना अपने को खरीदना है अपन उतना ही खरीदेंगे, उतनी अपनी को रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज जीरो। बहुत सिंपल है, आपने ये सारी चीजें बहुत डीप में पड़ी हुई हैं और आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कब ऐसा होता है कि जीरो होता है, जब आपकी इनकम या प्राइस में चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता, तो वो हमारा जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। प्राइस की बात करें तो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगा, यहां इनकम की बात हो रही है इसलिए जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53। एज इनकम इंक्रीजेज द कंज्यूमर विल गो इन for superior goods and consequently the demand for inferior goods will fall. This mean, बताओ जी इसका मतलब क्या है? कह रहा है इनकम बढ़ा तो लोग चले गए किसके पास? सुपीरियर गुड्स के पास, मतलब कि जो भी इंफीरियर का अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर। इंफीरियर का जो बेटर सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स का। ठीक है सर, तो कह रहा है इनकम जब बढ़ी तो कंज्यूमर जो थे वो सुपीरियर गुड्स की तरफ चले गए और उससे क्या हुआ कि डिमांड जो है वो इंफीरियर गुड्स का हमारा फॉल कर गया। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस मींस, तो आपको पता है अभी मैंने पीछे ही नाम ले लिया था कि जब भी इंफीरियर गुड्स में बात करते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी की तो वो होता है हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव, ये इंफीरियर गुड्स से रिलेटेड सवाल आपका पीछे बहुत बार आ गया है, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए इससे कि भाई साहब इंफीरियर गुड्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए।
थ्योरिटिकल, और वो होगी तो ऑब्वियसली बात है आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। तो क्या सर लेस देन 1 की बात हो रही है? नहीं जी। नेगेटिव की बात हो रही है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत बार रिपीट हो गया। जीरो की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, और यूनिटरी की बात भी यहाँ पे नहीं हो रही है। यूनिटरी कब होता है? जब जितना इनकम में चेंज हुआ उसी प्रोपोर्शन में चेंज हुआ है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। जीरो कब होता है? जब इनकम में चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, जो हमारा जस्ट ऊपर वाला था। लेस देन 1 जब आपकी इनकम में चेंज हुआ लेकिन प्रोपोर्शन आपका कम है क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने का, मतलब इनकम में चेंज हुआ 10%, तो आपका 5, 7, 8% चेंज हुआ है किसके अंदर? क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, तो उसको कहते हैं हम लेस देन 1। और ग्रेटर देन 1 एक और सिनेरियो बचता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जितना इनकम में चेंज हुआ उससे ज्यादा प्रोपोर्शन चेंज हुआ है आपके क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, तो वो ग्रेटर देन 1 का हो जाता है। यहाँ पे आपका चेंज तो छोड़ो, यहाँ तो बल्कि फॉल कर रहा है, इनकम बढ़ रही है और वो नेगेटिव में जा रहा है, तो ये आपका नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, जो कि हमेशा इंफीरियर गुड्स या फिर गिवन गुड्स के केस में ही एप्लीकेबल होता है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन इनकम इंक्रीजेस द मनी स्पेंट ऑन नेसेसरीज ऑफ लाइफ मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। दिस मींस, कह रहा है क्या कि इनकम बढ़ी लेकिन जो पैसे आप खर्च करते थे नेसेसरीज के ऊपर, मतलब जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स थे, नेसेसरी कमोडिटीज थी आपकी, उसके ऊपर जो भी आप पैसे खर्च करते थे वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, अगर आपकी इनकम थी लेट्स से 10,000 रुपीज, तो आप अगर जितना सॉल्ट का कंजम्पशन करते थे, जब इनकम आपकी 20,000 हो जाएगी तो क्या आप सॉल्ट की कंजम्पशन डबल कर दोगे, या राइस की कंजम्पशन डबल कर दोगे, या व्हीट की कंजम्पशन डबल कर दोगे? तो नेसेसरी गुड्स जो होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान वाली चीजें, तो क्या वो डबल हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? दिस मींस व्हाट? तो इसकी आपको इंटरप्रिटेशन समझनी है और इसकी मीनिंग बतानी है कि इसका मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। क्या जीरो है? मतलब कि इनकम में चेंज आया, इनकम आपकी बढ़ी लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कुछ भी नहीं बढ़ा, तो उसको हम कहेंगे जीरो। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा सर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, मतलब कि जितनी इनकम बढ़ी उतना ही प्रोपोर्शन चेंज हुआ आपकी इस कमोडिटी के ऊपर भी। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब जितनी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा प्रोपोर्शन चेंज हुआ है आपका किसके अंदर? नेसेसरी कमोडिटीज के ऊपर। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा भी नहीं हो रहा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब कि जितना इनकम में इंक्रीज आया परसेंटेज के अंदर उससे कम चेंज हुआ है किसके अंदर? नेसेसरी कमोडिटीज के अंदर, लेकिन चेंज हुआ है। तो ये देखो, यह कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि इनकम इंक्रीजेस द मनी स्पेंट, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस द मनी स्पेंट ऑन नेसेसरी ऑफ लाइफ मे नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम 10% इंक्रीज होती है तो ये 10% के साथ इंक्रीज नहीं होता, उससे कम होता है, लेट्स से 2% होता है या 3% होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यहाँ पे क्या होगा? लेस देन 1। ये चीज मैं आपको पीछे बार बार बोलते हुए आ रहा हूं, बार बार इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी पांचों वैरायटी को समझाते हुए आ रहा हूं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सर, तो लेस देन 1 है, मतलब डी इसका आंसर होगा परफेक्टली। नाउ अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 55। क्या बात कर रहा है? The luxury goods like jewelry and fancy articles will have, लग्जरी गुड्स जो होते हैं उनका क्या होता है? उनका क्या होता है? लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या लो होती है? इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या हाई होती है? इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या जीरो होती है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो सर देखो, आपको पता है कि लग्जरी गुड्स का मतलब ही क्या होगा कि इसकी इलास्टिसिटी में प्रभाव कब पड़ता है? इनकम के साथ पड़ता है। इसका रिलेशन जो है वो इनकम के साथ परफेक्टली होता है, और जैसे जैसे आपका इनकम में चेंज आता है, इनकम जिस हिसाब से बढ़ती है, लग्जरी गुड्स की जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो उसी तरीके से बढ़ने लगता है। और अगर इनकम फॉल करेगा तो लग्जरी गुड्स की भी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो फॉल करता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और बहुत ही अच्छी इलास्टिसिटी मानी जाती है, मतलब इसको हाईली इलास्टिक कहा जाता है। तो ऑब्वियस बात है, इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट है जो आपका इंफीरियर गुड्स में होता है या फिर आपके नेसेसरी गुड्स में होता है। तो लग्जरी गुड्स में अगर हम बात करें, लग्जरी गुड्स को अगर कंपेयर करते हैं इनकम इलास्टिसिटी से, हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी, तो ऑब्वियस बात है कि लग्जरी गुड्स पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। कोई इंसान 10,000 रुपए कमाता था, अब वो अगर 1,00,000 रुपए कमाएगा तो ऑब्वियस बात है कि वो मूव करेगा टुवर्ड्स लग्जरीनेस, वो ज्वेलरी या फैंसी आर्टिकल की तरफ मूव करेगा और उनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, और इसका वाइसी वर्सा होगा तो रिजल्ट भी इसका वाइसी वर्सा आएगा। तो इसलिए लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे कि ज्वेलरी या फैंसी आर्टिकल्स, तो उनका हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इनकम इलास्टिसिटी, ध्यान देना, इनकम इलास्टिसिटी की बात हो रही है तो वो उनका हाई होता है। चलिए सर, अगला, अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस इज नोन एज। अरे वाह, बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही आसान सवाल पूछ लिया। कह रहा है वो गुड्स बताओ जो कि आप एक बार से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस बात है जो ड्यूरेबल होते हैं वो हम बार बार कंज्यूम करते हैं। तो
किसको ऐसा होगा जिसको हम एक बार से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे? जस्ट अपोजिट मींस नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो बहुत ही सिंपल है, तीन ऑप्शन थे बिल्कुल गिरे हुए कि ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स तो वो होता है जो कि लंबे समय तक चलता है और उसकी कंजम्पशन हम बार बार करते हैं, उसको हम बार बार यूज करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स तो बेसिकली वो होता है जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है, वो प्रोडक्शन का एक तरीके से इनपुट होता है, तो उसमें कंजम्पशन की बात ही नहीं हो रही है, या फिर बात हो भी रही है तो आपका ऐसा नहीं है कि वो मोर देन वंस नहीं हो सकता, उसकी कंजम्पशन आप रिपीटेडली कर सकते हो। लेकिन जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो उसकी कंजम्पशन आपकी एक ही बार होती है। इसका एग्जांपल था आपका जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड बटर हो गया, इस टाइप की चीजें। ठीक है सर, याद आ गया, हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या बात कर रहा है सर? 57 बात कर रहा है आपका कि अ रिलेटिव प्राइस इज, रिलेटिव प्राइस का क्या मतलब होता है? रिलेटिव प्राइस मतलब प्राइस के रिश्तेदार, प्राइस के रिलेटिव जो होते हैं उसका क्या मतलब होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिश्तेदार वाली कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि रिलेटिव प्राइस को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या समझते हैं उससे। तो देखो जरा ऑप्शंस क्या क्या आपके पास। प्राइस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर किसी भी प्राइस को आप एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी तो उसको रिलेटिव प्राइस कहते हैं। अच्छा जी। व्हाट यू गेट पेड फॉर बेबी सिटिंग योर कजन, तो उसको हम रिलेटिव प्राइस कहते हैं। अच्छा जी। द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, ये बिल्कुल परफेक्ट कहीं सुना सुना लग रहा है अगर आपको ध्यान आ रहा हो। चलिए जी। इक्वल टू अ मनी प्राइस, रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है कि कुछ भी जो कि मनी प्राइस के इक्वल है उसको रिलेटिव प्राइस कहते हैं। तो सर रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है एक रेशियो, एक जस्ट एक कह सकते हो आप कि याद करने वाली टर्मिनोलॉजी है कि सर रिलेटिव प्राइस का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है कि एक रेशियो जब आप कंपेयर करते हो वन मनी प्राइस टू अनदर, मतलब किसी भी दो कमोडिटी को आपस में एक्सचेंज करने के लिए एक रेशियो बनाते हो इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्राइस। ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो बाकी ऑप्शंस दिए गए थे वो जस्ट एक तरीके से सकते हो कि नॉनसेंस वाले आपके ऑप्शंस थे। सीधा ऑप्शन है क्योंकि इसकी मीनिंग से निकल के आ रहा है और इसको आपको याद रखना है, मतलब सीधा सीधा मैं ये कहूं कि आपको इसको याद रखना है, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं है। रिलेटिव प्राइस का मीनिंग है, तो क्या मीनिंग होता है सर? इसका मीनिंग ये होता है कि उस रेशियो को रिलेटिव प्राइस कहते हैं जो कि एक मनी प्राइस को दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है, मतलब उसका एक रेशियो को समझाता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्राइस। इक्वल टू मनी प्राइस बिल्कुल भी नहीं, प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं, व्हाट यू गेट पेड फॉर बेबी सिटिंग योर कजिन ऐसा भी नहीं होता यहाँ पे। इस टाइप की कोई भी बातें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो इट इज जस्ट अ मीनिंग, आपको सिंपली इसको याद रख लेना है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अ पॉइंट बिलो बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर, अगर बजट लाइन से नीचे का कोई पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? बजट लाइन से नीचे का मतलब क्या हुआ? तो देखो याद करो, कुछ ऐसा आपने ग्राफ देखा था, इसमें आपने ये एक बजट लाइन देखा था और आपने देखा था कि कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस कर्व इसको टच करता हुआ जाता है, टेंजेंट होता हुआ जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन फिर हमने देखा था कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि इसका बजट लाइन इसके नीचे जा रहा हो। ठीक है ना। तो बजट लाइन इसके नीचे में भी अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस जगह पे भी अगर कोई बंदा इस प्राइस पे इतनी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है या प्रेफर कर रहा है लेना, तो उस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, इसकी बात यहां पे कर रहा है। सवाल पूछ रहा है पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर, ये जो बजट लाइन है इससे पीछे का कोई भी पॉइंट, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, बजट लाइन से नीचे का कोई पॉइंट होगा तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि इसकी जो भी बजट थी, लेट्स से इसका बजट था 10,000 रुपए, ठीक है ना। तो अगर इस बजट लाइन के ऊपर किसी भी चीज को ये लेगा, यहां ले, यहां ले, यहां ले, तो उस केस में पूरे 10,000 रुपए खर्च होंगे और उसको यहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहां पे मिलके चलेगा इक्वली किसी भी पॉइंट पे। लेकिन अगर इसके नीचे अगर ये अपने आप को सीमित रख लेता तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पूरे 10,000 रुपए खर्च नहीं कर रहा है, ये 8,000 से काम चला ले रहा है, 4,000 से काम चला ले रहा है, 2,000 से काम चला रहा है, मतलब कितना भी हो, लेकिन जो भी उसका मैक्सिमम बजट था वो उसको बचा पा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सेव कर पा रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सिंपली ये निकल के आता है। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सेट बैठता है। रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉज द होल ऑफ द कंज्यूमर इनकम, मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे कि आपका जितना भी कंज्यूमर इनकम है वो पूरा का पूरा खर्च हो जा रहा है। ठीक है सर। रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर इनकम, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है जिसके अंदर आप कंज्यूमर इनकम से कम खर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ वहां पे बचा पा रहे हो। ये कुछ आपको ज्यादा सटीक लग रहा होगा जो हमने इंटरप्रिटेशन इसकी देखी। ठीक है सर। अगला देखते हैं। रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच इज अनअटेनेबल टू द कंज्यूमर गिवन हिज हर मनी इनकम, मतलब अनअटेनेबल मतलब कि वो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है जिसको वो अचीव नहीं कर सकता, उसकी इनकम से बाहर है। तो अगर मैं तीनों पॉइंट को एक तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो भाई साहब ये वो कह रहा है जब आप बजट लाइन के ऊपर किसी भी कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो वो ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आप अपनी बजट के, अपनी कंज्यूमर इनकम के सारे पैसे को खर्च कर देते हो। अगर सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट बात कर रहा है कि आपका पॉइंट सपोज यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं भी है, बजट लाइन से ऊपर कहीं भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो सिचुएशन है जो कि आपके लिए अनअटेनेबल है, आप इसको अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बजट जो है वो आपको इतने में रोक देती है। ठीक है।
आपका डी आ रहा है रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट मोर देन द कंज्यूमर इनकम। तो ये भी वही चीज आ गई कि वैसे कंज्यूमर इनकम से ज्यादा खर्चा हो रहा है ऐसा कॉम्बिनेशन। मतलब यहां पे अगर कोई कॉम्बिनेशन बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको उतना कॉस्ट देगा जो कि आपकी कंज्यूमर इनकम के बियॉन्ड जाएगा, बाहर जाएगा, तो आप उसको भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो बजट लाइन से बिलो का मतलब क्या होता है कि जब आप कंज्यूमर इनकम से कम खर्च करते हो ऐसे कॉम्बिनेशन को चुनते हो जिससे कि आपका जो खर्चा होगा वो कंज्यूमर इनकम से कम होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपने बजट के अंदर का सेव कर पाओगे। तो दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन। और जो इसका बी पॉइंट है वो इसका परफेक्टली आंसर बन जाएगा। 59th क्वेश्चन आता है डिमांड इज दी। लो जी, डिमांड हमारा पहला सवाल भी था जब हमने एमसीक्यू स्टार्ट किया और अभी भी ये डिमांड ही पूछ रहे हैं। भाई साहब डिमांड ही पूछते रहेंगे, हम इतने टफ टफ सवाल देख रहे हैं और ये इजी सी पूछ रहे हैं। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं जरा डिमांड हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है द डिजायर फॉर अ कमोडिटी गिवन इट्स प्राइस एंड दोज ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, द एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस फॉर अ गुड्स अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, willingness to pay for a goods if income is larger enough और ability to pay for a goods। तो ऑब्वियस सी बात है आप आराम से ढूंढ के बता दोगे सच्ची डिमांड का मतलब क्या होता है। ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, नंबर 1 इज क्वांटिटी डिमांडेड और नंबर 2 उसका प्राइस। और उसमें हम क्या एक नॉर्मल फॉर्मूला लेके एक असम्पशन लेके चलते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिमांड जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बाकी सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर नीचे बातें कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको यही दे रहा है कि एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ द गुड्स। और साथ ही में आपको ये लेके चलना है असम्पशन कि बाकी सारी चीजें जो है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है ना। तो डिजायर विजायर की बातें कुछ नहीं होती, विलिंगनेस टू पे की बातें भी कुछ नहीं होती और एबिलिटी टू पे की बात भी यहाँ पे कुछ नहीं है। बी इज द परफेक्ट आंसर एज पर द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिमांड। नाउ last question before taking the another break is if as people's income increase, अच्छा जी, the quantity demanded for good decrease, the good is called। लो जी फिर से वही सवाल आ गया कि भाई साहब अगर इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है गुड्स का वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा जनरली तो नहीं होता, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि हम जिसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि आपने 5-6 सवाल देख लिए, आपने अभी तक उसके ऊपर 5-6 सवाल देख लिए जहां पे सिंपल रूल बार बार आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है और अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन में देने की कोशिश कर रहा है कि इनकम बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उन गुड्स का क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो ऐसा किसके साथ होता है, तो मेरे को ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमेशा किसके साथ होता है, इंफीरियर गुड्स के साथ। सब्स्टिट्यूट ऐसा नहीं होता, नॉर्मल गुड्स ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ऐसा नहीं होता है। इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो घटता है वो किसका घटता है, इंफीरियर गुड्स का ही घटता है। अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हो 60 क्वेश्चन तक तो आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन होंगे जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको मिले हैं अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, ऑप्शंस डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज द सेम कि जो आपका इसका मीनिंग जो इंटरप्रिटेशन है वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम निकल के आ रहा है। चलिए जी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने 60 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। टिल देन स्टे कनेक्टेड।